हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो सोशल साइंस की इस क्लास में आज हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, विच इज़ लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और सामाजिक न्याय। तो बेसिकली ये पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है और 6, 7, 8 तक की पॉलिटी मैं करा चुकी हूँ, उसमें ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं सीटेट के। तो ये कंप्लीट कोर्स आपका हो गया है पॉलिटी का। इसके बाद हम हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हियर इज समथिंग अबाउट मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, ये जो चैप्टर है बेसिकली ये सम अप है हमारे जो पॉलिटी है उसका, क्योंकि हमने पॉलिटी में बेसिकली लॉज की बात करी थी और सोशल जस्टिस की बात करी थी, तो उसके बारे में है ये, थोड़ा सा डिटेल में है इसमें। तो अगर हम बात करें कानून और सामाजिक न्याय की, कानून और सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो, आपने देखा जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में, बाजार के बारे में। तो बाजार में आपने देखा जा तो था कि कपास का जो उत्पादन होता है और उसमें जो कपास का उत्पादक होता है, मतलब जो प्रोड्यूस करता है कॉटन को, जो खेत में कॉटन उगाता है और उससे लेकर के एक शर्ट खरीदने तक या फिर एक दुकानदार तक हम बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे कि कपास का उत्पादन हुआ और फिर हम तक शर्ट पहुंची, तो हुआ क्या, इसमें ये पूरा एक साइकिल बन गया और इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड थे, जैसे कि किसान हो गया, बुनकर हो गया जो कपड़ा बुनने का काम करता था, मजदूर हो गया, खरीदार हो गया, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर्स। तो इसमें पूरी एक चेन होती है और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। अब देखो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को इक्वली बेनिफिट मिले। जो किसान उसका कपास का उत्पादन कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको भी उतना ही प्रॉफिट मिले जितना कि कमीज बनाने वाले को मिल रहा है या कमीज बेचने वाले को मिल रहा है। तो होता क्या है, ऐसे में कुछ लोगों का इसमें शोषण होता है। तो कभी कभी बाज़ार में हर जगह लोगों का शोषण होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को लॉस होता है या हर किसी को बेनिफिट ही होता है। कुछ लोगों को इसमें लॉस होगा, कुछ लोगों को इसमें बेनिफिट होगा। तो लोगों को ऐसी शोषण की स्थिति से बचाने के लिए कानूनों और सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। तो यही जो शोषण होता है, अब ऐसे तो जो अमीर लोग होंगे वो पैसे के दम पर कुछ भी कर लेंगे, तो जो गरीब जनता होगी उसका क्या होगा, उसके लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा इस समाज में। तो ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है कानून। सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो वो इसीलिए ही है क्योंकि जो गरीब है, जो असमर्थ है कुछ भी कर पाने में, जिसके पास पावर नहीं है, तो उसका शोषण ना हो, उसके लिए ही ज़रूरत पड़ती है हमें कानून की या फिर सामाजिक न्याय की। देखो, कानून और सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। देखो, अगर हम नॉर्मल एक मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो इसमें प्राइवेट कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनीज का आपको पता ही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहती हैं। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर्स मिलेंगे, बिजनेस पर्सनस मिलेंगे, तो इनका क्या टारगेट रहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रॉफिट मिले। अब इस सिचुएशन में जो लोग इसमें इसके बीच में आते हैं, सर्कल में आ जाते हैं, तो कुछ लोगों का इसमें शोषण भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वे श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर सकते हैं, क्योंकि जो लेबर्स हैं जो इस काम को करते हैं उसको हो सकता है वो मजदूरी का भुगतान ना करें, मजदूरी ना दें उनको, या फिर कम मजदूरी दें, उनके काम से कम मजदूरी दें। तो ऐसे में क्या होता है, कानून ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है क्या, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में ये डिसाइड कर दिया जाता है कि इतनी मजदूरी मिनिमम आपको मजदूर को देनी ही देनी है, इससे कम आप नहीं देंगे, अगर इससे कम देते हैं तो कानून का उल्लंघन होगा। तो इस तरह के कुछ लॉज जो है ये हमारी गवर्नमेंट बनाती है, जिससे कि जो इस लेवल पर लोग होते हैं, श्रमिक लेवल पर मजदूरी जो करते हैं लोग, उनकी थोड़ी रक्षा हो जाती है, उनके अधिकारों का हनन होने से बचता है। तो इसी तरह से कानून है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। जैसे कि हम एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर हर कोई है, अब वो चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कंज्यूमर है ना। आप अगर कोई कपड़ा पहनते हैं तो आप उसको खरीद करके लाते हैं, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर होते हैं, ग्राहक होते हैं आप। अब वो चाहे अमीर व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, तो हर कोई एक तरह से कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। तो ऐसे कानून हैं इसी तरह से जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। उत्पादक जैसे कि जो किसान है, जो उसका उत्पादन कर रहा है, जो उसका जो बेस है वो प्रदान कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उनका, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं कानून। तो अगर बात करें कानूनों की, तो क्या कानून सफिशेंट है, क्या कानून पर्याप्त हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कानून बना दिए, बनाने से काम चल जाएगा और अगर उनको लागू ना किया जाए
तो उसके बिना क्या होगा, तो आगे देख लेते हैं। अब देखो एक ऐसा ही किस्सा दिया हुआ है, क्या अहमदाबाद एक कपड़ा मिल की बात करी गई है। यहाँ पर काम करते हुए मजदूर हैं, ये बिजली से चलने वाले करघे हैं। 1980 और 90 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। तो पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। आपने सुना भी होगा पावर लूम जो कहते हैं वो कहते हैं बिजली से चलने वालों को। तो ये 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। करघे होते हैं जहाँ पर कपड़ों की बुनाई होती है। तो इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्यस्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है ये, और सेहत पर भी असर होता है। तो अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो कानून है, क्या वो कानून बनाने से ही काम हो जाएगा? तो कानून बनाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन कानूनों को लागू भी करे। देखो ऐसा नहीं है कि कानून बना दिया कि हाँ मिनिमम वेजेस डिसाइड कर दिया आपने, मजदूरों को इतना तनख्वाह मिलेगी 10,000 या फिर 15,000, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कचरे जैसा है कानून, जो अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो लागू नहीं होता है। तो परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कानून कमज़ोरों को मजबूत से बताने का प्रयास करता है। तो एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। वीक कौन है इसमें? जैसे मजदूर लोग जो होते हैं, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कहा गया है जैसे कि जो व्यापारी वगैरह होते हैं। जैसे कि हमने बुनकर और व्यापारी की बात करी थी, तो उसमें बुनकर को कहेंगे हम वीक क्योंकि उसके पास कम पैसा है, और व्यापारी को कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग। तो वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो वीक पर क्या है, हावी ना हो और उसके अधिकारों का हनन ना करे। इसके लिए कानून का लागू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सरकार की क्या भूमिका है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इन कानूनों को बनाने, लागू करने और बनाए रखने के माध्यम से सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। तो सरकार का क्या काम है? तो सरकार देखो कानून के माध्यम से ही जो सरकार है इन पर कंट्रोल रखती है। अब जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपनी मनमानी कर सकती है किसी भी तरीके से, तो गवर्नमेंट ही तो होगी जो उनको कंट्रोल करेगी कि जो मजदूरों के साथ कुछ अन्याय ना हो उसके लिए। तो इसमें क्या है, कुछ मौलिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार कुछ होते हैं जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट कंपनीज किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। इसमें देखो एक मौलिक अधिकार आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उनका कहना है कि किसी को भी कम मजदूरी या बंधन में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मौलिक अधिकार में हमारे मेंशन है वो है कि या ना तो हम कम मजदूरी भी काम करवा सकते हैं, ना ही बंधन में काम करवा सकते हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी आपने सुना होगा। तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो ये किस में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में पूछा जाता है कि ये किस चीज़ के अंदर आता है, कौन से अधिकार के अंदर आता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, ना ही खदान वगैरह में लगा सकते हैं जो माइंस होती हैं, और ना ही किसी फैक्ट्री में काम करने को भेज सकते हैं। तो ये गैर कानूनी होगा। तो ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है, मतलब कि 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे जो हैं, लगभग 40 लाख से ज़्यादा बच्चे, ये जनगणना के अकॉर्डिंग डेटा है, ये 2011 की जो जनगणना हुई थी। तो काफ़ी मतलब इसी तरह के व्यवसाय में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। तो मतलब बहुत ही कम उम्र में कुछ माँ बाप अपने बच्चों को लगा देते हैं, क्योंकि उनके एक तो बच्चे भी ज़्यादा होते हैं या तो फिर गरीबी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को कमाने के काम पर लगा देते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा उनका खर्च चला सके, थोड़ा सा मदद कर सके। तो 2016 में संसद ने बाल श्रम अधिनियम 1986 में ये संशोधन किया। संशोधन हुआ था देखो 1986 में यहाँ पर। तो मतलब अधिनियम 1986 था और संशोधन कब हुआ था? 2016 में। ध्यान रखेंगे, देखो एक्ट जो है वो ईयर तो उसका वही रहता है, लेकिन संशोधन जब होता है तो उसके साथ संशोधन ऐड होकर के वो ईयर भी इसमें आ जाता है। तो 2016 में संशोधन हुआ था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बच्चे जो हैं उनके सभी व्यवसायों में किशोरों के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। कहने का मतलब है कि मतलब वही जोखिम वाले काम बच्चों से नहीं कराए जाएंगे जो 14 वर्ष से कम के हैं। तो अब देखो इससे जो सोशल जस्टिस है उससे रिलेटेड एक घटना हम देख लेते हैं, भोपाल गैस त्रासदी, जिसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 में, और मिडनाइट में हुई थी, आधी रात को हुई थी। तो एक अमेरिकी कीटनाशक उत्पादक कंपनी थी, जैसे कि कीटनाशक होते हैं ना जो खेतों में डालते हैं, तो उस तरह की एक कंपनी थी जो कि कीटनाशक बनाती थी। तो ये काफ़ी जहरीला पदार्थ होता था उसमें, जो कि यूज़ में लिया जाता था। तो यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, और वो जो जहरीली गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी गैस लीक हुई थी। तो ये वाली गैस जो थी ये लीक हो गई थी 2 दिसंबर
1984 में आधी रात में। तो इससे देखो हुआ क्या कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या हुआ कि मतलब जैसे गैस लीक हुई, एकदम से धुंधलाहट छा गई सारे में, और लोगों को सांस में तकलीफ होने लगी। बहुत सारे लोगों की जान चली गई बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उनको क्या हुआ कि जैसे अगर आपको ज़रूरत क्या होती है ऑक्सीजन की, लेकिन अगर कोई और गैस आपके शरीर में पहुँचती है जो कि जहरीली गैस थी, तो एक तरह से जहर का काम करेगी। तो जहरीली गैस को की वजह से, सांस लेने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लोगों की जान तो चली गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई रेस्पिरेटरी रिलेटेड, जो श्वसन संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो हो गई। उसके बाद उनके आने वाली पीढ़ी पर भी उसका असर हुआ, जैसे कि जो लोग उससे पीड़ित थे उनके जो आगे बच्चे हुए वो भी कुछ ना कुछ दोष से ग्रसित थे। किसी की आंखें खराब तो किसी के हाथ पैर खराब, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जहाँ पर जो लोग भी उसके संपर्क में आए उनका एक तरह से जीवन तबाही हो गया। तो अब क्योंकि देखो जिन लोगों ने वो गैस इनहेल की थी उसकी वजह से क्या हुआ, उनके वो सेल्स वगैरह में चली गई, बॉडी के सेल्स वगैरह में। तो उसके बाद फिर जो उनके बच्चे हुए उन पर भी उसका असर हुआ। अब देखो ये माना जाता है कि ये कहने को तो ये कहेंगे कि जो गैस लीक हुई थी अपने आप हुई थी, किसी ने की तो नहीं थी, लेकिन ये माना जाता है कि ये आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक तरह से सुरक्षा की अनदेखी थी। ये जो कंपनी थी इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं यूनियन कार्बाइड जो है, यूसी कहेंगे इसको शॉर्ट में। तो इसने सुरक्षा की अनदेखी की थी। कुछ जो मानक बनाए गए थे कंपनी, इस तरह की कंपनी के लिए, वो उसने फॉलो नहीं किए थे। इसके बावजूद भी उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इस तरह से मतलब ये इस तरह से नहीं हुआ है, हमारी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है। 1985 में $3 अरब का मुआवजा मामला भरा गया था। मतलब कि उनको बोला गया था इतने का कंपेंसेशन देने के लिए, जो होता है ना एक तरह से हम किसी को किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कुछ पैसे देते हैं, मुआवजा देते हैं। तो लेकिन 1989 में $470 मिलियन कम स्वीकार किए गए थे। मतलब जो कंपनसेशन की बात करी गई थी मुआवजा देने की, वो तो बात करी गई थी 3 बिलियन की। बिलियन ज़्यादा होता है ना मिलियन से, तो 3 बिलियन की बात करी गई थी। लेकिन जो कंपनी है उसने सिर्फ एक्सेप्ट करे कितने, $470 मिलियन। तो मतलब इतना मुआवजा उसने दिया, यानी कि कम में ही निपटा दिया काम को उसने। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ, एक मजदूर की कीमत क्या होती है। वो कहते हैं ना कि जैसे कि एक मजदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वैसे ही बात है कि मतलब एक मजदूर की कीमत क्या है। इसमें हम समझेंगे कि भोपाल में जो आपदा हुई थी, ये अगर हम बात करें कि भाई जब वो अमेरिका की कंपनी थी तो उसने अमेरिका में क्यों नहीं प्लांट लगाया अपना, अमेरिका में भी तो लगा सकती थी ना वो प्लांट। लेकिन इसके कई कारण हैं। क्यों कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वो यहाँ पर उसको सस्ता पड़ रहा था। वो सस्ता किस वजह से पड़ रहा था, एक तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारत में सस्ते मजदूर उपलब्ध हैं। वही देखो यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। तो जैसे ही लोगों को नौकरी मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो कम सुरक्षा में भी काम करने को राजी हो जाते हैं। जब क्योंकि उनको जब काम नहीं मिलता तो वो कैसी भी सिचुएशन में काम करने को राजी हो जाते हैं, और ज़्यादा संख्या होती है तो वो कम से कम सैलरी में भी काम करने को तैयार रहते हैं। तो उनको भी फ़ायदा होता है, कंपनी वाले भी। अब 100 में से अगर 5 को सेलेक्ट करना है तो वो क्या होगा, या फिर 500 में से 5 को सेलेक्ट करना होगा तो कंपनी की शर्तें चलेंगी, कंपनी कम सैलरी में रखेगी उनको। इसके अलावा कम सुरक्षा उपायों सहित कम काम करने की स्थिति का उपयोग लागत में कटौती के तरीकों के रूप में किया जाता है। मतलब एक तरह से हम कहेंगे लोअर वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जो सुरक्षा मानक जो तय किए गए हैं वो भी अगर मजदूरों को ना मिलें तो मजदूर उसमें भी काम करेंगे, क्योंकि उनको क्या है, उनको जॉब चाहिए, मजबूरी है। तो ऐसा ही है उदाहरण यही यूनियन कार्बाइड का। इसी तरह से लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, अब क्योंकि पास में थी जो कंपनी, उसमें उनको जॉब मिल गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि सुरक्षा उपाय क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो 1980 और 1984 के बीच में द वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट वाज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। इसके अलावा देखो वर्कर्स भी वो कम लगाते थे, मतलब ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत थी, 12 वर्कर्स की अगर ज़रूरत है तो 6 वर्कर्स ही उन्होंने रखे। क्यों, क्योंकि कम सैलरी में वो ओवर टाइम भी करवा सकते थे उनसे, क्योंकि ज़्यादा आबादी है उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने। तो क्योंकि लोग कम सैलरी में और ज़्यादा से ज़्यादा घंटों के लिए काम करने के लिए राजी थे, तो 12 लोगों के बदले 6 मजदूरों को उन्होंने रखा। श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दिया गया। अब देखो जो भाई 6 महीने का जो पूरा टाइम पीरियड है, जो ट्रेनिंग पीरियड है, सुरक्षा प्रशिक्षण मतलब कि जो उनको बताया जाता है कि किस तरह से सेफ्टी रखनी है इसमें हमें कंपनी में, 6 महीने की ट्रेनिंग को 15 दिन में कर दिया। आप सोचो 15 दिन में कोई क्या सीख पाएगा।
तो MIC प्लांट में रात्रिपाली में काम करने वाले कर्मचारी का पद समाप्त कर दिया गया, मतलब जो नाइट शिफ्ट में काम करते थे वर्कर, उसका पोस्ट ही खत्म कर दिया। क्या कहेंगे हम, पैसे बचाने के लिए, क्योंकि इसको सैलरी देनी पड़ती। अब कोई अगर दुर्घटना होती है तो कैसे पता चलेगा, कोई अगर रहेगा उस पर नाइट में कोई ड्यूटी पर रहेगा तो पता तो चल जाएगा किसी भी दुर्घटना का। अब देखो जो प्लांट यहाँ पर लगा हुआ था भोपाल में, UC प्लांट भोपाल का, और जो USA में लगा हुआ वेस्ट वर्जीनिया में, इन दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो इसमें सुरक्षा प्रणाली और जो काम करने का तरीका है उन सब में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। देखो भोपाल में UC की सुरक्षा प्रणाली और अमेरिका में इसके अन्य संयंत्र के बीच तुलना हम करके देखेंगे। देखो यहाँ पर उन्होंने ना तो सुरक्षा के कुछ उपाय किए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, पैसा बचाया उन्होंने, सुरक्षा में पैसा लगाना पड़ता। कंप्यूटरीकृत अगर चेतावनी या निगरानी की प्रणाली रखते तो यहाँ पर उस पर ज़्यादा खर्चा होता। वेस्ट वर्जीनिया USA में क्या थी सिचुएशन, क्या थी, क्या प्रक्रिया थी पूरी, इन्होंने कंप्यूटराइज किया हुआ था सारी सिचुएशन को कि अगर कोई गैस लीक भी होती है तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा उसको। निगरानी सिस्टम भी इन्होंने लगाया हुआ था वहाँ पर। लेकिन जो भोपाल की बात आती है तो भोपाल में जो UC प्लांट था इसमें गैस लीक का पता लगाने के लिए मैनुअल गैज और मानवीय इंद्रियों पर निर्भर था। यानी कि भाई कोई अगर सूंघेगा कि हाँ भाई गैस लीक हो गई है तभी पता चलेगा, और जब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि जब लीक होगी तो लोग एकदम से थोड़ी ना भाग जाएंगे, बच्चे बूढ़े कैसे भागेंगे एकदम से, और गैस तो एकदम से बहुत बड़े इलाके में फैल जाती है, तो कहाँ बच करके जाएगा कोई। और वेस्ट वर्जीनिया प्लांट में आपातकालीन निकासी योजनाएं मौजूद थी, लेकिन भोपाल में ऐसी कोई भी निकासी मौजूद नहीं थी। जैसा होता है ना आपातकालीन द्वार, आपातकालीन जो निकासी का जो अरेंजमेंट होता है वो नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो था वेस्ट वर्जीनिया में ये सभी इंतजाम थे। कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में सुरक्षा मानकों में इतने अंतर क्यों देखने को मिले, कि इसमें और इसमें इतना डिफरेंस क्यों, और आपदा होने के बाद भी पीड़ितों को मुआवजा इतना कम क्यों मिला, क्योंकि यहाँ के जो लॉज हैं, हमारे यहाँ इंडिया में जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। अब USA में तो उन्हें बहुत सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है, सुरक्षा मानकों को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ तो पैसा दे करके काम हो जाता है, तो उन्हें तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसे। इस अंतर के कई सारे कारण हैं जो डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है, कि यहाँ पर कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं था और ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था जैसा कि USA में था। तो अंतर क्यों है, देखो एक तो यहाँ पर लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है, वही जो मैंने बताया, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है। क्या ऐसे कर्मचारी हैं जो मजदूरी के बदले असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनको काम करना है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में काम करें, भूखे थोड़ी मरना है, पेट भरना है, तो उसके लिए काम चाहिए उनको, और कैसी भी सिचुएशन में काम करने को वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम USA की बात करें तो USA में चाहे उनको खाली बैठना पड़े वर्कर्स को, वो ऐसे असुरक्षित वातावरण में कभी काम नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तो ये लोग क्या करते हैं, ये सेफ्टी जो होती है वो इग्नोर कर देते हैं एम्प्लॉयर्स की, क्योंकि जब एम्प्लॉयर्स को जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसी भी सिचुएशन में काम करने को तैयार हैं, तो कंपनी भी सुरक्षा का इंतजाम क्यों करेगी, क्योंकि उसको कम कीमत में उसको सारा काम करने को मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है उसको। तो इसके कारण नियोजकों के ढुलमुल रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों, कारखानों में दुर्घटनाओं की नियमित रिपोर्टें आती रहती हैं। तो अब क्योंकि वो लोग पैसा बचाने के लिए कम सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो निर्माण स्थल होते हैं, या फिर हम बात करें माइंस की, जहाँ पर खदानें जो होती हैं, या फिर जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज जो होती हैं, इनमें अक्सर दुर्घटना की खबर यहाँ पर मिलती रहती है देखने को। तो देखो जो निर्माण स्थल हैं उन पर वहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं आम बात है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों का इंतजाम नहीं होता है या फिर सावधानी नहीं बरती जाती है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, खर्चा लगता है। तो ऐसे ही देखो किसी और कंट्री का एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वो अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। देखो इतनी छोटी सी बात के लिए उनको क्या मिला, मुआवजा मिला। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले बहुत कम मुआवजा मिला। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ के जो लॉज थे वो इतने सख्त नहीं थे। अब क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर वो कानून इतने सख्त नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है, जो विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर होती हैं वो सुरक्षा मानकों का उतना ध्यान नहीं रखती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, ये गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि जो सुरक्षा कानून हैं उनको एक तरह से एनफोर्स करे। तो सरकार अगर सुरक्षा कानूनों को लागू करना सुनिश्चित करे तो ऐसी दुर्घटनाएं या तो नहीं होंगी या तो फिर बहुत कम होंगी। तो अनुच्छेद
21 की बात यहाँ पर भी हुई है, जैसे कि राइट टू लाइफ की हमने बात करी थी, वो आर्टिकल 21 में कहा गया है। और उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके सेफ्टी का वहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कि संविधान इस आर्टिकल की बात करता है और इस मौलिक अधिकार की बात करता है। तो मौलिक अधिकार जो है ना हमारा राइट टू लाइफ, वो एक ब्रॉड लेवल पर है। ऐसा नहीं है कि राइट टू लाइफ है तो वो किसी एक चीज़ को लेकर के है, जैसे कि खाना या फिर पानी को लेकर के, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो चाहे हमारी आजीविका से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे रहन सहन से रिलेटेड हो। तो जब यूसी प्लांट में सुरक्षा मानकों का इतना घोर उल्लंघन हुआ तो सरकार क्या कर रही थी? वही तो सवाल आता है ना कि इतनी बड़ी दुर्घटना आखिर हो कैसे गई, कि अगर सरकार ध्यान रखती उस पर तो ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रीज़न ये रहा कि भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे, मतलब कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था कि उन्होंने भी कह दिया कि हाँ इस तरह से हम मैनेजमेंट करेंगे, और इस चीज़ को क्या करा जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी लागू नहीं किया गया, यानी कि हम कहेंगे वीक सेफ्टी जो कानून हैं उनको भी लागू नहीं किया गया। मतलब स्ट्रिक्ट लॉ तो फॉलो हुआ ही नहीं, जो मतलब कि ऐसे ही थोड़ा बहुत उन्हें कानून का पालन करना था वो भी नहीं हुआ। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी है एक तरह से लापरवाही का नतीजा रहा, ना कि कोई दुर्घटना रही। दुर्घटना कौन सी होती है? जब जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, मतलब कि जो अचानक से हुई हो। लेकिन ये जो त्रासदी थी ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक लापरवाही थी, बहुत बड़ी लापरवाही थी। कुछ हम कह सकते हैं हमारे यहाँ के कानून जो ढीले थे इस वजह से भी थी, और कुछ उन कंपनियों के लिए हम कह सकते हैं उनका मुनाफा कमाने का भी एक तरह से हम कह सकते हैं ज़रिया था। तो भोपाल गैस कांड की अगर हम बात करें तो सरकारी अधिकारियों ने संयंत्र को खतरनाक के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया, मतलब कि एक तरह से हम कहेंगे कि नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि दुर्घटना ऐसी होनी नहीं है और सुरक्षा मानकों का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। और दूसरा क्या लापरवाही करी गई इनकी तरफ से कि एक आबादी वाले इलाके में इसको लगाया गया प्लांट को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आबादी से दूर होना चाहिए इस तरह का प्लांट। अगर कोई गैस जहरीली है या कुछ भी ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल अगर है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो आबादी वाली जगह से दूर होना चाहिए। तो जब भोपाल में कुछ नगर पालिका अधिकारियों ने सरकार की स्थिति पर आपत्ति जताई कि राज्य को भोपाल संयंत्र के निरंतर निवेश की आवश्यकता है जो रोजगार प्रदान करता है। अब क्योंकि अधिकारियों ने भी कहा कि भाई रोजगार चाहिए और उसमें निवेश चाहिए, ये वाला हमें प्लांट लगाना है, तो गवर्नमेंट ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई इस पर। और ये भी कहा गया कि उसमें जैसे कि भाई सेफ्टी जो इक्विपमेंट है वो लगाने के लिए क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसको भी इग्नोर कर दिया गया। तो बार बार लीक होने की घटनाओं पर भी सरकारी निरीक्षकों ने संयंत्र में प्रक्रियाओं को मंजूरी देना जारी रखा। मतलब कि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही थी, मतलब इतने बड़े लेवल पे नहीं लीक हुई थी गैस, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसकी प्रक्रिया जो है जारी थी। तो एक बात ये भी सामने आती है कि ये कानून बनाने वाली और प्रवर्तन एजेंसी की भूमिका के विपरीत है। तो एक तरह से जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो उस काम को कर रहे हैं। जैसे कि लॉ मेकिंग जो एक तरह से संस्था होती है उसको जो काम करना चाहिए उसके ये बिल्कुल अपोजिट था। तो भारत में स्थानीय और विदेशी दोनों व्यवसाय द्वारा अधिक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, और एक तरह से हम कहेंगे कि यहाँ के लोकल तो जो लोग हैं वो तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगा ही रहे हैं, लेकिन जो विदेशी हैं वो भी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको खर्च कम पड़ता है। और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा वाले इन कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए मजबूत कानूनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहने की बात यह है कि जो इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं इसमें क्या है, सेफ्टी लॉज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि काम करवाए वर्कर्स से और उनकी सुरक्षा का ध्यान न रखा जाए। अब देख लेते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए फिर नए कानून आए क्योंकि जब इस तरह से एनवायरनमेंट को क्षति पहुंच रही थी। अब देखो वो जो लोगों को क्षति पहुंची वो तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, वो जो गैसें लीक हो रही है, पर्यावरण को जो प्रदूषित किया जा रहा है उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो 1984 की बात करें तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि पर्यावरण को एक फ्री यूनिट के रूप में देखा जाता था, फ्री एंटिटी के रूप में देखा जाता था, कि पर्यावरण को समझा जाता कि भाई ये तो मुफ्त है, इसको हम पोल्यूट करें, इसको बर्बाद करें, हमारा क्या बिगड़ेगा। तो कोई भी उद्योग बिना किसी प्रतिबंध के हवा और पानी को दूषित कर सकता था, कोई भी केमिकल पानी में बहा देता था, कोई भी हवा को प्रदूषित करता रहता था, इसी तरह की गैस कोई लीकेज कुछ भी केमिकल का इस तरह से लीकेज होता रहता था। केवल कुछ ही कानून थे और इन कानूनों का कोई इन्फोर्समेंट नहीं था, मतलब कि उनको लागू नहीं किया जाता था। कानून कुछ अवेलेबल थे उसको भी लागू नहीं किया जाता था। तो भोपाल आपदा ने पर्यावरण के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया। वो कहा कि भाई इस तरह से तो पर्यावरण में हम रहने लायक नहीं रहेंगे,
क्योंकि वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो समस्या बनी रहती है। तो वहाँ पर जिस इलाके में गैस लीक हुई थी वहाँ पर आज भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा? भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण पर नए कानून पेश किए। मतलब जो कानून पहले नहीं थे वो कुछ नए कानून बनाए गए, जैसे कि पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए प्रदूषक को जिम्मेदार ठहराया जाना था। यानी कि जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है उसको एक तरह से जिम्मेदार ठहराना था और इसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता था। यानी कि जो पर्यावरण है वो एक अमूल्य धरोहर है, वो हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। उसको हम सिर्फ कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नष्ट नहीं कर सकते, उस पर्यावरण को हम सिर्फ तरक्की के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। जैसा कि एक केस आया था इसी से रिलेटेड कुछ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और जीवन जीने के अधिकार में पूर्ण आनंद के लिए जीवन के प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी खाना खाना है तो बस जीवन जीने का अधिकार मिल गया। जीवन जीने के अधिकार में मतलब पूरे तरीके से हम हर चीज़ को एंजॉय कर पाएँ वो सभी शामिल है, उसमें पानी और हवा का जो एन्जॉयमेंट है वो भी शामिल होता है। तो ये है गोल नंबर 9, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। देखो यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उस इलाके में, उसी फैक्ट्री के इलाके में आसपास जो इलाका है वो दूषित हो गया और हैंडपंपों को भी लाल रंग से सरकार ने पुतवा दिया। इसका मतलब है जो रेड कलर का हैंडपंप होता है उसका जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, लेकिन लोग उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं उनके पास, क्योंकि साफ़ पानी का कोई विकल्प नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की इनकी लाइफ रहती होगी अब, और ये प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो एक सार्वजनिक सुविधा के रूप में पर्यावरण, एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी, एक तरह से पब्लिक फैसिलिटी हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि जो पर्यावरण है उसका इस्तेमाल हर कोई करता है। पब्लिक फैसिलिटी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी वो होती हैं जो आम जनता उनका बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ हमारे लिए होती है हम उनको नुकसान करें। हमें अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है वो या चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही हो चाहे एनवायरनमेंट से मिल रही हो, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें उसका क्या करना चाहिए, उसकी देखभाल रखनी चाहिए और उसको नष्ट होने से बचाना चाहिए। तो अब क्योंकि देखो जब इतना बड़ी घटना हुई थी तो उस पर केस चला, कंपनी ने कंपेंसेशन दिया, वो कंपेंसेशन भी कम दिया था, यानी मुआवजा जो दिया था वो भी कम दिया था। दूसरा कोर्ट के ऑर्डर ये मिले एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कि जो ये इस तरह के प्लांट्स होंगे हानिकारक केमिकल वाले वो आबादी वाले इलाकों से दूर होंगे। अब देखो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया कोर्ट के इस आदेश से, लेकिन इसने और समस्याएं पैदा कर दी। किस तरह की समस्याएं? जैसे कि अदालतों ने दिल्ली में रिहायशी इलाकों में उद्योगों को बंद करने और शहर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। यानी कि जो उद्योग शहर में लगाए हुए हैं जहाँ पर आबादी है वहाँ से उनको बंद करने के लिए बोला गया और जो शहर से दूर इलाके हैं वहाँ पर उनको लगाने के लिए बोला गया। अब इससे हुआ क्या कि बंद के कारण कई मजदूरों की नौकरी चली गई। जो मजदूर वहाँ पर नौकरी करते थे अपने घर के आसपास ही, तो उनकी नौकरी चली गई। अब जैसे वो कंपनी वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी कहीं और, तो इसके वजह से क्या हुआ, रिलोकेशन की वजह से क्या हुआ कि कारखाने पर्यावरण को फिर भी प्रदूषित कर रहे थे। अब देखो आबादी से दूर तो उनको भेज दिया, लेकिन एनवायरनमेंट तो एक ही है, एनवायरनमेंट को तो फिर भी प्रदूषित करेंगे वो, चाहे वो आबादी वाली जगह में रहें या आबादी से दूर रहें। और श्रमिकों की सुरक्षा स्थितियों का मुद्दा अनसुलझा रहा। मतलब कि जो वर्कर्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे पहले जो थे वो जारी रहे, वो उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं किया गया। मध्यम वर्ग के बीच पर्यावरण के लिए बढ़ती चिंता अक्सर गरीबों की कीमत पर होती है, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादातर मध्यम वर्ग वाले थोड़ा फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गरीब वर्ग ज़्यादा उस चीज़ से जूझता है। जैसे हम पानी की समस्या को ही लें तो जिसके पास पैसा है वो तो बोतल बंद पानी खरीद लेगा, शुद्ध पानी खरीद लेगा, वाटर प्यूरीफायर लगा लेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इस काबिल नहीं होते हैं, इतना पैसा उनके पास नहीं होता है कि वो शुद्ध पीने का पानी खरीद सकें। जैसे कि हमने भी देखा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वाला जो इलाका है वहाँ पर नल से गंदा पानी ही वो पीने के लिए मजबूर हैं। अगर वो पैसे वाले लोग होते तो वो बोतल बंद पानी खरीद सकते थे। तो गरीब जो होता है सबसे ज़्यादा उसी पर हर चीज़ का प्रेशर पड़ता है। जैसे कि उदाहरण अगर हम देखें तो एक उदाहरण और इसमें देख सकते हैं, जैसे शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत मलिन बस्ती को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि भाई ये कहते हैं ना कि शहर में पौधे लगाओ और गंदगी को सफाई करो, तो क्या होगा, उसमें झुग्गी झोपड़ी भी आएंगी जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। तो जब किसी सिटी को हम क्या करते हैं, एक तरह से सिटी का ब्यूटिफिकेशन करते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, झोपड़ी को हटाया जाता है,
जिससे गरीबों का जो आवास है वो उजड़ जाता है। लेकिन खुद मज़दूरों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं होती है। तो मतलब जो मज़दूर हैं उनको उनकी कोई चिंता नहीं है। देखो, क्योंकि हमने देखा इसमें एक प्रॉब्लम का जैसे सॉल्यूशन हुआ, बाकी उसने कई प्रॉब्लम को जन्म दे दिया। अगर फैक्ट्री वहाँ से बंद की गई तो, और मज़दूरों की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया, वो चाहे वहाँ पर आबादी वाले इलाकों में हो या फिर वो कहीं दूर आबादी वाले इलाकों से दूर हो। देखो, प्रदूषण से रिलेटेड एक चीज़ और देख लेते हैं। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ना, वो पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत है। अब आजकल देखो, आप हर किसी के पास अपनी अपनी अलग गाड़ी है। अगर वो गाड़ी वो शेयर कर लें तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। तो 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से यानी कि CNG से चलेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई। तो इस तरह से कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे कि क्या हो, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा फ़ायदा उसका मिले। अब देखो, यहाँ पर कुछ ऐसी ही तस्वीर है जो कि मैंने बात करी थी कि बंद कारखाने हो गए तो जो लोग वहाँ पर काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार करने लगे या फिर दिहाड़ी मजदूरी करने लगे, यानी कि रोज़ के रोज़ पैसा कमाने वाला काम करने लगे, या फिर छोटे मोटे कारखानों में काम करना पड़ता है जहाँ पर शोषण ज़्यादा होता है उनका, यानी कि काम ज़्यादा करना पड़ता है, पैसे कम मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर अगर देखें तो विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं। विकसित जैसे कि अमेरिका है, विकसित है वो, और जैसे इंडिया है वो विकासशील है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सुरक्षा मानकों का ज़्यादा इंतजाम इनको करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिसकी वजह से खर्चा ज़्यादा आता है। तो उसके लिए करते क्या है, विकासशील देशों में अपने उद्योगों को लगाते हैं, वहाँ पर वर्कर्स भी सस्ते मिलते हैं और काम भी सस्ता होता है, और मतलब काफ़ी कम कीमत पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं, और मुनाफे की वजह से ही ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी में हुआ। तो दक्षिण एशियाई देश, खासतौर से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कीटनाशक जैसे कि एस्बेस्टोस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संशोधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन लोगों को मुनाफा होता है जो विकसित देश हैं, तो इनको फ़ायदा है, यहाँ पर प्लांट लगा देते हैं ये। अब तो ऐसा नहीं है, देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। तो किया यही जा सकता है कि देखो कुछ सेफ्टी मानकों के साथ भी ये काम किए जा सकते हैं जिससे कि सारे इंतज़ाम कर सकें, जिससे कि पोल्यूशन को कम खतरा हो, और जो मज़दूर हैं वो भी सही से सही पैसे में, सैलरी में काम कर सकें, और जो प्रोसेस है फैक्ट्रीज़ का वो भी एक तरह से हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो चीज़ें फैलाती हैं उनको कम करें, उनका यूज़ कम करें, और श्रमिकों की आजीविका सुरक्षित है, और कारखानों के आसपास रहने वाले श्रमिक और समुदाय दोनों सुरक्षित वातावरण का आनंद लेते हैं। मतलब कि अगर हम श्रमिकों को सही से वो दे देते हैं, उनका वेजेस डिसाइड कर देते हैं, ये गवर्नमेंट कर सकती है इस काम को, कि वेजेस उसका निर्धारित कर दे कितने सैलरी से कम पर काम नहीं कराया जाएगा, तो उससे कुछ श्रमिकों को फ़ायदा होगा, मज़दूरों को फ़ायदा होगा। और अगर सेफ्टी मानकों का ध्यान रखा जाएगा तो आबादी वाले इलाके में अगर ऐसी फैक्ट्रियाँ होती हैं तब भी कोई ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। अब निष्कर्ष इसमें देख लेते हैं चैप्टर का क्या निकलता है। देखो, जो कानून है उनका क्या महत्व है। कानून अगर स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जो निजी कंपनियां हैं उनका मकसद क्या रहता है, सिर्फ लाभ कमाना। लेकिन अगर जो कानून है वो एनफोर्स किए जाएंगे, उन पर दबाव बना जाएगा कानून लागू करने के लिए, कानून मानने के लिए, तो वो निजी कंपनियां ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। और मज़दूरों का शोषण जो होता है, ऐसी स्थिति में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार अगर कानून बनाए और उसे लागू करे और उसको कायम भी रखे, यानी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ कानून बनाकर छोड़ दिया, उसको लागू भी करवाए और उसको एक तरह से अपहोल्डिंग भी रखे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उपयुक्त कानून बनने चाहिए। एनवायरनमेंट हो चाहे कोई वर्कर्स हो, तो उनके लिए कानून होना चाहिए। तो और गवर्नमेंट के साथ साथ लोग भी दबाव डाल सकते हैं, जैसे कि जो वर्कर्स हैं वो भी दबाव डाल सकते हैं कानून बनवाने के लिए, तो जिससे कि निजी कंपनियां जो हैं और सरकार दोनों समाज के हित में काम करें। ऐसा ना हो कोई प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखे। तो पर्यावरण का ध्यान रखें और श्रमिकों की जो लाइफ है उसका ध्यान रखें, तो और जीवन जीने का अधिकार जो है उसका एक तरह से ध्यान रखें, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर उसको कोई एक पर्सन, जैसे निजी प्राइवेट कंपनी जो होती हैं जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखती हैं, वो प्रॉफिट को ज़्यादा ना इम्पोर्टेंस दे के हर चीज़ को अगर देखें तो हर कोई उससे लाभान्वित हो सकता है।
तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 है, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर डिसेंट वर्क करेंगे, सही से काम करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सोशल जस्टिस को कौन सी नीति प्रोत्साहित करती है? इसमें बताना है कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं इसमें। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना सोशल जस्टिस है ये, उनको इक्वल लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाता है दलित जाति को। और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि इतना वेजेस जरूर मिलेगा ही मिलेगा वर्कर्स को। तो दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। तो 3 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, 3 कथन। अब 4th सही नहीं होगा, कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, दंड देने की जहाँ पर बात हो वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन हमारा। तो ए, बी, सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं हम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कार्बाइड वाली कंपनी से रिलेटेड ही है ये। विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी, और यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि क्या थी ये? दुर्घटना नहीं थी तो क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की, जिसकी वजह से ये त्रासदी हुई। तो ये कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि लापरवाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 साल का बच्चा कांच बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर 14 साल से कम का बच्चा कोई इस तरह का काम करता है, कोई जोखिम का काम करता है जिससे उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, तो उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार का होता है जिक्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूनियन कार्बाइड कंपनी से रिलेटेड है। पश्चिम वर्जीनिया, जो अमेरिका में हमने देखी थी कंपनी, में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे इस विकल्प में से किस पर उपयोग गद्यांश के आधार पर चर्चा की जा सकती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना। तो इससे पहले से हमें यही पता चल रहा है कि अलग अलग देशों में सुरक्षा मानकों में काफ़ी फ़र्क देखा जा सकता है, जो कि अमेरिका और भारत में काफ़ी अंतर देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दे के स्थान पाने की ज़्यादा संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। तो इसमें हम चर्चा में शामिल क्या कर सकते हैं? निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, क्योंकि ज़्यादातर इसमें इसी का जिक्र हुआ है। लोअर सेफ्टी मेजर्स थे, मतलब कि सुरक्षा के उपाय नहीं थे, और उद्योगों में लागत में कटौती थी, और मजदूरों को मुआवजा दिया गया था जब ये दुर्घटना हुई। तो ये थी आज की क्लास। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो यहाँ पर हमारी पॉलिटी की सभी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। 6 to 8 की पॉलिटी हम कर चुके हैं कंप्लीट, और CTET के लिए सफिशेंट है ये। बाकी इसके अलावा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चल रही है। अगर इस सीरीज़ में कोई प्रीवियस ईयर छूट जाता है तो टेंशन ना लें, दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर मैं करा रही हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा और एक एक प्रश्न आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो उसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसमें थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, और डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ मैं, और अच्छे से उसमें तैयारी करवा रही हूँ। तो एक तो ये बेसिक क्लासेस आपकी करें 6 to 8 की NCERT जो हम कर रहे हैं सीरीज़। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में करा रही हूँ उसको भी देखें। उसके बाद आपके बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा अगर आप इन दोनों क्लासेस को, इन दोनों सीरीज़ को देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो तो वो दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।